अस्सलाम वालेकुम जी। सो वी आर मूविंग टू स्टेट बैंक के हवाले से जो ये जो पेपर आया सैम्पल पेपर, मैंने सोचा कि चलें आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, ये पेपर आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। आपको पता लग जाएगा क्या होना है, कैसे होना है, राइट? सो ये जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इनको ये लॉज आपको मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। ये जो पेपर है जिसमें इसमें जो इंग्लिश है, जो मैथ्स है, जो एनालिटिकल रीजनिंग है, ये सारी डिराइव होती है जीआरई नाम के एक एग्जाम से। मतलब अगर आपने इस एग्जाम का बाप देखना है ना तो जीआरई को देख लो। जीआरई वो एग्जाम है जो आपको अमेरिका में मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन के लिए चाहिए होता है, राइट? तो राइट नाउ आई एम ऑन माय स्कॉलरशिप और मैंने इस एग्जाम में अपेयर होकर एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्कोर करके देन आई गॉट दिस स्कॉलरशिप, राइट? मेरी स्कॉलरशिप में बहुत बड़ा रोल जो था मेरे जीआरई स्कोर का था। और ये जीआरई का स्कोर करना आसान नहीं होता। दैट्स व्हाई बहुत ही कम लोग जो है वो यूएसए में पीएचडी और इस की अपॉर्चुनिटीज को परस्यू कर पाते हैं। तो मेहनत बड़ी चाहिए होती है और स्किल भी बड़ा चाहिए होता है। तो अगर किसी ने इस एग्जाम से ज्यादा इसके बाप को पढ़ना है ना तो जीआरई पहले पढ़ ले, ठीक है? लेकिन अ, अभी स्टार्ट के लिए लेट मी हेल्प यू विद दिस कि अब आपने ये करना क्या है। अब ये जीआरई की जो एग्जाम्स होती है ना उसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप ये कंप्रिहेंसिव आपकी रीडिंग होती है। एंड लेट मी एक्चुअली डू वन थिंग फॉर यू। मैं आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा देता हूँ जी। सो जस्ट टू लेट यू गाइस नो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, ये जीआरई में आपको, अगर आप जीआरई की किताब पढ़ेंगे, जीआरई की बुक में आपको वर्बल के पोर्शन में आपको इसका ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ये पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है? अब वो बड़ा मुश्किल होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि अभी आप ये कर सके, लेकिन ये मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपने इसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं जो जीआरई में होते हैं। तो इसका आसान वर्जन यहाँ पे मौजूद है, बल्कि बहुत ही आसान है। और अगर आपने इसको पढ़ना है ना तो आप इसको पढ़ सकते हो गैर जंग की किताब से भी, ठीक है? अब इसको करना कैसे ये देख लेते हैं। यंग, अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ने एंड यू हैव टू ब्रेक थिंग्स, इसको ना साथ में डाइजेस्ट करते जाए। यंग पीपल मस्ट बी एजुकेटेड इन मॉडर्न साइंसेस, इट्स मेथड्स एंड इट्स मेंटल एटीट्यूड्स। ठीक है जी, सबको मॉडर्न साइंस आनी चाहिए। विदाउट दिस एजुकेशन दे विल फाइंड द मॉडर्न वर्ल्ड अटरली इनकम्प्रिहेंसिबल। इसके बगैर ये मॉडर्न वर्ल्ड में इस तालीम को ये बड़ा इनकम्प्रिहेंसिबल पाएंगे। इस मॉडर्न दुनिया को इनकम्प्रिहेंसिबल के नीचे अंडरलाइन भी है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस में होगा। बट दे कैन नॉट बी गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, बट ये लफ्ज ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, इस किस्म के क्वेश्चंस की टेक्निक को, साइकोलॉजी को समझना है आपने। ये एक छोटा सा लफ्ज डाल दिया जाता है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं और हम कंटिन्यूशन में पढ़ते जाते हैं, तो हम लिंक भूल जाते हैं। जब ये बट आ गया ना तो इसका मतलब ये है कि जो पहले बात हुई है उससे बिल्कुल उल्टी बात होने वाली है। और आगे कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा जहां पर इन दोनों बातों का फर्क कहीं ना कहीं हमें करना पड़ जाए किसी भी लेवल पे, ठीक है? तो ये छोटा सा वर्ड है बट, हाउएवर, एंड, मोर ओवर, इन एडिशन, इस किस्म के अल्फाज का बड़ा ख्याल रखना है, इनके हवाले से माइंडफुल रहना है आपने। तो अभी तक हमने बात की कि मॉडर्न तालीम बड़ी जरूरी है और इसके बगैर आप इस जदीद दुनिया को इनकम्प्रिहेंसिबल है ये समझ नहीं पाओगे आप इसको। बट दे कैन नॉट बी गुड सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड or of their own national state unless they are intellectually and imaginatively aware of the values which underlies human beliefs, motives and conduct। बड़ा लंबा जुमला और होता भी ऐसा ही है। अभी तक हमने बात की थी बट से पहले कि जी मॉडर्न तालीम बड़ी जरूरी है। अब हमने कहा लेकिन ये अपने शहर के, अपने मुल्क के अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते अगर ये इंटेलेक्चुअली और इमेजिनेटिवली अवेयर नहीं है किसके वैल्यूज के, विच अंडरलाई ह्यूमन बिलीव्स, मोटिव्स एंड कंडक्ट्स। तो इंसान जो करता है, जो चाहता है, जो सोचता है, तो उसके यकीन, उसके मोटिव्स, उसके रवैये के पीछे क्या वैल्यूज, क्या इकदार छुपे होते हैं, क्या सोच छुपी होती है, क्या जहनी या सोच के हवाले से कोई कोई खल्फशार होता है। वट डू यू थिंक? ठीक है ना? तो अगेन लिंक द फर्स्ट सेंटेंस विद द सेकंड सेंटेंस। मॉडर्न साइंस बहुत जरूरी है, लेकिन इंसान जो है वो सिर्फ मॉडर्न साइंस की बेस पर इंसानी इकदार को, उसकी सोच को, उसकी जहनियत को नहीं समझ सकता।
इन दिस ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये अंडरलाइन है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि इन दिस ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें अभी जो पीरियड चल रहा है ना हमारा, ये बड़ा ट्रबल्ड। ह्यूमन हिस्ट्री के हवाले से भी ये पीरियड ट्रबल्ड है, रिलीजन के हवाले से भी ये पीरियड ट्रबल्ड है, ह्यूमैनिटीज इंसानियत के हवाले से भी ट्रबल्ड है। एंड द ह्यूमैनिटीज इन दिस ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, सॉरी, ये जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का जो ट्रबल पीरियड है, उसमें रिलीजन एंड ह्यूमैनिटीज आर एज वाइटल एज साइंस टू द एजुकेशन ऑफ गुड मेंबर्स ऑफ अ गुड सोसाइटी। तो क्या बात हुई कि तालीम में साइंस जरूरी है, लेकिन इस पीरियड में आपका मजहब और आपकी इंसानियत को समझना परखना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? दरमियान में बात हुई थी कि वो गुड सिटीजन नहीं बन सकते। सो यू हैव टू ब्रेक द सेंटेंस, लॉजिक समझना है। बहुत सारे लोग आपको ये समझाएंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो नफ्सियाती तौर पे आपकी फ्रेमिंग ऐसी हो जाएगी कि आप इन्हीं सवालात का जवाब ढूंढते रहोगे, और आप बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये बट का वर्ड था और ये जो सीक्वेंस था, तरतीब थी, आर्ग्यूमेंट था, आप उसकी तरफ आप उसको मिस कर दोगे। अब देखिए आर्ग्यूमेंट की तरतीब क्या थी, एक चीज की अहमियत को, मिसाल के तौर पर एक बंदा साइंस के हक में बात कर रहा है और ये बंदा उसके अगेंस्ट बात कर रहा है, तो ये ऐसे नहीं कर रहा कि डायरेक्टली उसके अगेंस्ट चला गया, कहेगा हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, तो पहले ये एग्री कर रहा है, लेकिन फिर ये एक मौजूदा दौर की एक अजीब पेक्यूलैरिटी, एक अलग बात बता रहे हैं, और फिर बता रहे चूंकि आपकी बात सही है लेकिन इस दौर में ये खराबी है, तो इस खराबी के लिए इस चीज के साथ साथ मजहब को, इंसानियत को पढ़ना जरूरी है। तो हो सकता है वो बंदा ये कह रहा था कि सिर्फ साइंस काफी है। तो आपने देखा उसके आर्ग्यूमेंट की तरतीब को समझ लिया। जब आपने स्ट्रक्चर को, ढांचे को तोड़ लिया ना, तो फिर इट विल बी वेरी इजी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला, इनकम्प्रिहेंसिबल से क्या मुराद है? वैसे इनकम्प्रिहेंसिबल एज अ डिक्शनरी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इनकम्प्रिहेंसिबल, कम्प्रिहेंस करना जो है, उसका मतलब होता है समझना। अब बल्कि ये जो पैराग्राफ्स होती है ये कम्प्रिहेंशन कहलाते हैं, ठीक है ना। इसको इत्तेफाक से कहते भी कम्प्रिहेंशन है, कि आप किसी बात को कितना समझ सकते हो। तो इनकम्प्रिहेंसिबल वो चीज जो नहीं समझी जा सकती, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसके लिए मीनिंग क्या दिया? अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल नहीं, उल्टा है बल्कि। एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल उसको कहते हैं जो समहाउ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो बयान हो सके, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट। रीजनेबल, मुनासिब, नो। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, वो जो हमारी अक्ल से बाहर हो। बल्कि मैं तो इस योर के वर्ड से भी एग्री नहीं करता, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हमारे पास सबसे सुटेबल ऑप्शन ये है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। दूसरा, ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री से क्या मुराद? अब ह्यूमन हिस्ट्री ट्रबल मौजूदा, ये जो, अगर आप गौर करें, जब हमने पैराग्राफ को पढ़ा था, तो हमने मौजूदा वक्त की बात की थी कि ह्यूमन हिस्ट्री का बड़ा ट्रबल्ड पीरियड है, ये बड़ा बुरा टाइम है। तो हमारा इससे क्या मुराद है? प्राइमरी टाइम्स, इब्तदाई टाइम? नहीं, वो तो ह्यूमन हिस्ट्री की बात थी ना। लेकिन ट्रबल पीरियड से मुराद आज का दौर है, तो मॉडर्न टाइम्स। एक एक सिचुएशन आपको इन्होंने दे दी है बैड टाइम्स की भी, कि यार बुरा वक्त है और देखो ट्रबल पीरियड है, तो आप कह सकते हैं हाँ ये, लेकिन नहीं यार, बात ये नहीं है। बात ये कि मौजूदा ये ट्रबल पीरियड कह किसको रहे हैं? आज के दौर को कह रहे हैं कि आज का दौर ऐसा है जिसमें हमें जरूरत है, वही बात, मजहब और इंसानियत की, साइंस के साथ साथ। The discussion of values in the passage serves primarily to illustrate the importance of education of modern sciences, religion or humanities, religion and humanities, modern science along with religion and humanities. तो एक दफा इस लफ्ज के ऊपर आना पड़ेगा हमें दोबारा इसको देखने के लिए। जुमला क्या था? They cannot be good citizens of the world or of their own national state unless they are intellectually and imaginatively aware of the values which underlie human belief, motives and conduct. अब देखिए यहाँ से लॉजिक से हमें एक और पता लग रहा है। हमने कहा कि इंसान के बिलीफ, उसके मकासद, उसके रवैये के पीछे कौन सी वैल्यूज होती हैं, हमें ये देखना है। और आगे जाकर एक और जगह पर इन्होंने बात, अच्छा इन्होंने वैल्यूज का नहीं बताया, ये वैल्यूज क्या है इसको डिफाइन नहीं किया था। आगे जाके एक पीरियड में अगर आप देखिए, तो आज के इस दौर में रिलीजन, मजहब और इंसानियत दोनों बहुत जरूरी हैं। तो इसका मतलब हम बात करते हैं वैल्यूज होनी चाहिए, और वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए? वो मजहब और इंसानियत है, डायरेक्टली नहीं का, इनडायरेक्टली का। तो आप यहाँ से ये अज्यूम कर सकते हैं कि देखिए मॉडर्न साइंस की बात तो हो नहीं रही ना, मॉडर्न साइंस का तो सिलसिला नहीं था, मजहब या इंसानियत की बात नहीं थी, एंड का वर्ड था। तो देखिए मैंने आपको कहा था छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो बड़े जरूरी होते हैं। ये देखिए बट यहाँ पे बड़ा जरूरी था, एंड यहाँ पे बड़ा जरूरी है। तो मजहब और इंसानियत दोनों, ऐसा नहीं कि इन दोनों में से एक। रिलीजन एंड ह्यूमैनिटीज, मॉडर्न साइंस अलॉन्ग विद रिलीजन एंड ह्यूमैनिटीज। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है, आपको लग सकता है यार ये हो सकता है, अगर आप गौर से नहीं पढ़ोगे, स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करोगे, बट ये हो सकता है। लेकिन गौर किया आपने तो आपने कहा नहीं यार,
मॉडर्न साइंस को समझ लिया, इंसानों की वैल्यूज को समझो, और वैल्यूज क्या थी? रिलीजन और ह्यूमैनिटीज थी। तो बेसिकली ये आपका सही जवाब है, बाकी गलत है। ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ रिलेटिव पेयर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कहते हैं एनालॉजीज। ये भी आपको गेट में भी मिल जाएंगी, और जीआरई की जो पुरानी वर्जन है ना, आपको उसमें ये मिल जाएगा। एनालॉजीज का मतलब क्या होता है कि दो चीजों में एक ताल्लुक होता है। अब वो ताल्लुक आपको पहले परखना है, फिर आपने ये देखना है कि इन चारों में से किसके अंदर वो ताल्लुक मौजूद है। ठीक है ना? अब कारपेंटर किसको कहते हैं? अच्छा, वोकैबुलरी यहाँ पे आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कारपेंटर कहते हैं लकड़हारे को, ये जो फर्नीचर का काम करता है, जो भी फर्नीचर को शेप देता है। सॉ क्या होती है? आरी होती है ना। तो कारपेंटर और सॉ का क्या ताल्लुक है? कारपेंटर के टूल को आरी कहते हैं। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इनमें से किस चीज के, किस इंसान के टूल को दूसरा नाम दिया जाएगा? क्या स्टेनोग्राफर के टूल को टाइपराइटर कहते हैं? यही जवाब है। पेंटर का ब्रश, यस ये भी ठीक है। लायर का ब्रीफ, नहीं। टेलर का सिजर, यस ये भी हो सकता है। रनर का स्नीकर्स, टू बी ऑनेस्ट ये भी हो सकता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बिकॉज यूजुअली होता है कि कोई एक चीज ही डिफाइन कर रही थी, ये आंसर्स बड़े डिफरेंट होते हैं। यानी कोई एक होगा जो इसको डिफाइन करोगे, बाकी डिफाइन नहीं करते होंगे। बट यहाँ पे सिलसिला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो चलिए, हमने एक तो मिसाल के तौर पर एलिमिनेट कर दिया, हम इसको किसी और तरीके से भी सोचते हैं। कारपेंटर जो है उसके टूल को सॉ कहते हैं, या कारपेंटर अपने काम के लिए सॉ को इस्तेमाल करता है। लकड़ी पे काम करता है और लकड़ी को तराशने के लिए सॉ यूज होती है। स्टेनोग्राफर, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट। अब देखिए ना, हमने गौर किया, टू बी ऑनेस्ट मैंने आंसर्स भी नहीं देखे हुए, लेकिन आपने वही बात थॉट प्रोसेस में जाना है। सब इनको यूज करते थे, लेकिन कारपेंटर ना जिस चीज पे काम करता है उसको काटता है आरी से। तो टेलर भी कपड़े पे काम करता है, लेकिन उसको काटता है कैंची से। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं एक ताल्लुक हो गया टूल का, और दूसरा ताल्लुक हो गया काटने का। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन मेरी नजर में इसका जो जवाब है वो डी है। ठीक है। बल्कि हम बाद में भूल ना जाए, तो हम अभी से इसको देख लेते हैं। हाँ जी, 4 का आंसर डी है। तो आई होप यूर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, ये इसके बीच में भी और ताल्लुक आपको देखना है। मेटाफोर कहते हैं मिसाल को, हकीकी नहीं, वैसे एक मिसाल है जो हम बात करते हैं, और एक होता है लिटरल, हकीकत है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आधी रात को शोर मचाया हुआ है। हो सकता है आधी रात ना हो, एक बात करने का तरीका होता है ना, एक मिसालन कहा जाता है कि जी मैं तो सुबह से लेकर शाम तक ना काम करता रहता हूँ। जरूरी नहीं कि सुबह से शाम तक काम करता हूँ, बट एक मिसालन कह रहा हूँ। और एक होता है नहीं, वाकई सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ। तो एक मिसाल होती है मेटाफोर जिसको हम कहते हैं, और एक हकीकी जुबान जो होती है कि नहीं यार, मेरा ये ऐसे नहीं कह रहा, ये हकीकत में यही है। तो अब मेटाफोर और लिटरल में जो फर्क है वो ये कि ये मिसाल है, ये सच नहीं है, लिटरल हकीकत। ठीक है ना? लिटरल, मेटाफोर लिटरल को समझाने के लिए कोई चीज दी जा सकती है, या ये सच पे मबनी नहीं होती, ये सच पे मबनी होती है। तो बायोग्राफी और एक्यूरेट, क्या ये, अच्छा नोट करें, मेटाफोर और लिटरल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो बायोग्राफी और एक्यूरेट अपोजिट है? नहीं तो भाई, ये अपोजिट तो नहीं हुए, क्योंकि बायोग्राफी एक्यूरेट होती है, होनी चाहिए। मेलोडी, स्पोकन, गाना और बोलना अपोजिट नहीं है यार। मतलब मेलोडी की जगह अगर कोई बेसुरी वाली बात होती तो फिर मैं कहता, वरना अब ये बोलने में और गाने में या सुर में फर्क तो है, मगर अपोजिट नहीं है। पोयम और रिदमेटिक नहीं, पोयम तो होती रिदमेटिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। एंथम और पेट्रियोटिक, यार जो बंदा पेट्रियोटिक होगा उसको एंथम पसंद होगा, तो ये अपोजिट तो नहीं हुए। बैलेट और इंट्रिकेट, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर पेपर दे रहा होता तो मैं ई को सिलेक्ट करता। मुझे नहीं पता बैलेट का मतलब क्या है। इंट्रिकेट का मुझे मतलब पता है कि यार ये ना किसी चीज को पेचीदा करने को है, बल्कि किसी को जुर्म में फंसाने को भी इंट्रिकेट कहते हैं। बैलेट का मुझे नहीं पता, राइट। बट जितना हमने पढ़ा, बायोग्राफी और एक्यूरेट नहीं हो सकता, मेलोडी और स्पोकन फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पोयम और रिदमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं, एंथम और पेट्रियोटिक बिल्कुल भी नहीं। हम एक और चीज ये भी देख सकते हैं कि किसी चीज को बयान करने के दो तरीके होते हैं, एक लिटरल होता है, एक मेटाफोरिक होता है। तो
किसी भी चीज को बयान करने के दो तरीके होते हैं, स्पोकन और मेलोडी, rhythmic poem, patriotic anthem. No, I would always go with E. I can be wrong, but check कर सकते हैं. 5 B. Okay, I was wrong here. Congratulate me, but obviously मेलोडी और स्पोकन, ठीक है, किसी चीज को बयान करने के दो तरीके, जिसमें कह रहा था मेटाफोरिक और लिटरल, मेलोडियस और स्पोकन. गुनगुना के, जैसे कुछ मसाजिद में आप देखते हैं खुतबा हो रहा होता है, गुनगुनाना कहें, या जैसे एक वो थोड़ा सा मेलोडियस होता है और एक स्पोकन होता है, ठीक है. सो अगर मुझे बैलेट का मतलब पता होता तो मे बी आई वुड हैव गॉन टू दिस, बट या. चलिए, यूज अ लेटर, वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट क्लियरली अपोजिट इन द मीनिंग. तो अब हमें अपोजिट ढूंढना है. एग्जेजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बयान करना. तो इसका अपोजिट क्या होगा, खुद ही मतलब सोचें कि किस चीज को कम करके बताना. ऐसे ही है ना. तो सप्लीमेंट का मतलब होता है किस चीज को साथ में जोड़ देना. जैसे सप्ली आती है आपकी, सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, स्ट्रेंज, अजनबी, डायरेक्ट रूट, सीधा साधा. एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन और एग्जेजरेशन एक दूसरे के हम मीनिंग है. हम यानी दोनों, एग्जेजरेशन का मतलब भी बढ़ाना है और एम्पलीफाई करना, एम्पलीफायर जैसे होता है, उसका मतलब भी बढ़ाना है. तो अंडरस्टेटमेंट, किस चीज को कम करके बयान करना. 6 का ई है, वी डोंट नीड टू चेक, कर लेते हैं चेक. यस, 6 का ई हो गया. देन 7, identify the word or phrase that needs to be changed for the sentence to be correct. The chef herself will be creating the grand finale of the celebration, will be creating the grand finale of the celebration, an extraordinary cake smothered in strawberries and being topped with freshly whipped cream. कौन सी चीज है जिसको गलत आप कहेंगे, मुझे लग रहा है ये. Chef will herself will be creating, will create या will be creating, ठीक है, दोनों सही है. The grand finale of the celebration. सेलिब्रेशन मतलब कोई एक आम सेलिब्रेशन, कोई है बड़ी सेलिब्रेशन, ऑफ दी सेलिब्रेशन. दी सेलिब्रेशन भी ठीक रहेगा अगर कोई बहुत ही खास सेलिब्रेशन की बात होगी. An extraordinary cake smothered in strawberries and topped with freshly whipped cream. तो उसको ऊपर, केक के ऊपर आपने स्ट्रॉबेरीज डाला और उसको उसके टॉप पर जो है with freshly whipped cream आएगा. I guess 7 में C. Again, I'm not. Yeah, I'm glad I made it right. Number 8. If this is my favorite. अच्छा, ये अभी आप देखिए कैसे सेकंड्स में होगा, इंग्लिश से जल्दी ये हो जाएगा. A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4, then find the value of AB plus BC plus C है. ठीक है ना. अब आपने क्या करना है, AB को मल्टीप्लाई करेंगे आप क्विकली. AB 2 2 4, BC सॉरी AB जो था 2 2 3 था. राइट. तो ये हो गया 6. BC क्या है जी, 3 4 12. C है 4 2 8. 12 और 8 वैसे 20 होते हैं, और ये जनाब 26 आपका जवाब है. ये What should be added or subtracted from a square plus 4a to make it perfect square? Very easy. आपने बचपन में ना मैथ में फॉर्मूला हमेशा, वो क्या था जो आपको इसका लॉजिक में क्या है, ये क्या था, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. अब क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप और कर रही है तो ये a square इन्होंने क्या कहा, मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सबसे पहले तो ये देखें, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, सब कुछ अंदर है और उसका एक स्क्वायर ले लिया आपने, इसको कहते हैं. पहले तो ये समझ लें कि ये. अब देखिए हमारे पास परफेक्ट स्पेस का मतलब इस क्वेश्चन में नहीं है, हमारे पास दूसरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा. ठीक हो गया. अब हमारे पास इसमें से क्या, ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है, ये है 4a, यहाँ पे क्या है 2a. तो देखिए क्वेश्चन था ए स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab. हमारे पास क्या है 4a, इसका मतलब 2ab और 4a बराबर है. तो 2a को किससे जरब दूं कि 4a बनता है, 2 को किससे जरब दूं 4 में, क्या ए तो है ही.
इसका मतलब बी की वैल्यू क्या बनी, 2 बनी। बी की वैल्यू क्या बनी, 2। सो बी इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अब देखिए ये 4a हो गया, 2ab प्लस इसके बाद क्या था, बी स्क्वायर। बी की वैल्यू मैंने आपको हमारी जो कैलकुलेशन थी अंडरस्टैंडिंग थी क्या बनी, स्क्वायर। 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर क्या है, 4। मतलब एडिंग में हमें 4 करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस होता तो ये फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर की जगह a माइनस बी स्क्वायर होता और उसमें प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab होता। उसकी राइटिंग गंदी है, एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप, तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बिकॉज मैं पहली बार पेन यूज कर रहा हूँ इसके साथ। आदत हो जाएगी ऐसा ऐसा, आपको भी मुझे। सो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल नाउ। सो समझ आ गई हमें। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। इस किस्म के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये देखना होता है कि फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू में क्या फर्क है, कितना फर्क, और दूसरी और तीसरी में क्या फर्क है, और फिर आपने सोचना है कि यार ये कैसे आ सकता है। तो ए 9 और 24 में कितना फर्क, 15। 24 और 39 में कितना फर्क, 15 है। इनमें कितना फर्क है, 15। बस जनाब क्वेश्चन आसान हो गया। 54 और 69, 15, हर जगह 15 का फर्क है। इसका मतलब यहाँ भी 15 का फर्क आएगा। तो 99, 100 लगा लें और 100 में 14 ऐड कर दें, 114 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। आपको इसमें थोड़ा सा कंप्लिकेशन क्या होती है कि आप देखिए नोट करें, ये वैल्यू बार बार ट्रिपल हो रही है, या ये ट्रिपल हो रही होगी, या ये ट्रिपल जमा 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो 9 और आप देखेंगे कि 9 के बाद जो है इधर आएगा 28। आप कहेंगे कितना फर्क है, 19 का। फिर आप देखेंगे 24 और 39, इनमें या जो अगली वैल्यू उसमें कितना फर्क होगा, 49। तो आप कहेंगे यार ये 19 का फर्क था, ये 49 का फर्क था, 9 और 19 में क्या ताल्लुक है। आप कहेंगे डबल में 1 जमा कर दिया, या डबल में से 1 माइनस कर दिया। 24 में डबल में 1 प्लस या माइनस, तो यूं आप गैस कर जाते हैं। तो इसकी तरतीब, इसका सिलसिला ये होता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नोट करें, किसको हम कैसे करेंगे। इफ 8514 स्टैंड्स फॉर BEAD, ठीक है, 4 फिगर्स हैं। 8 के लिए इन्होंने क्या, बी के लिए क्या लफ्ज कैरेक्टर है 8, ई के लिए क्या है 5, ए के लिए क्या है 1, डी के लिए क्या है 4। एंड 3165 स्टैंड्स फॉर लेट। एल 3 है, ए 1 है, टी 6 है, ई 5 है। अब अगर आप, अब वो कह रहे हैं कि ये इनकी फिगर्स है ना, तो BAD को हम इस कोड में लिखेंगे, और अगर एक लफ्ज है लेट तो उसको हम इस कोड में लिखेंगे। तो एक वर्ड है टेबल, टेबल को हम किस कोड में लिखेंगे। अब आप चाहिए तो आप कर सकते हैं, टी का क्या है जी, टी का है फॉर एग्जाम्पल ये 6 है, तो ये 6 से हमने ढूंढा। अच्छा, हमने कहा चाहिए इन तीनों में से कोई होगा। फिर हम ए पे आ गए, ए के लिए क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा था, तीसरा क्या है 1 है, तो 6 1। अब इन तीनों में से, अब देखिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको लाइक मतलब अभी भी आप सही आंसर पे आ जाएंगे, लेकिन मकसद ये भी होता है मैं कि अपनी टाइम बचाना होता है। अब टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पूरा वो पढ़ने के बजाय मैं कहूंगा यार 1 मिनट, बेड लेट दोनों में एक कॉमन है। ए ये तीसरे पे आ रहा है 1, यहाँ पे भी ए इस पे आ रहा है 1, तो मुझे फिगर समझ आ गया कि जहां भी ए आएगा वहां पे 1 होना चाहिए। तो मैंने कहा कि टेबल में ए दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो 1 किसकी जगह पे दूसरे पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मैं बाकी में भी नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा कॉमन क्या है, ई कॉमन है दोनों में। यहाँ पे ई क्या था 5, यहाँ पे भी ई क्या था 5, तो इसका मतलब टेबल में आखिर में ई है, तो वो नंबर जिसके आखिर में 5 आता है ये है। ये वाला तो वैसे निकल गया था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारे पास आंसर यही था, बजाय इसके कि मैं टी की वैल्यू निकालता, फिर ए की निकालता, फिर बी की निकालता। थोड़ा शॉर्टकट मार्क करता है इसके सब एग्जाम में। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसको स्टैंडर्ड जुबान में कहा जाता है लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग, मंतकी वजूहात। ओके, सो द इसमें क्या होगा, सिनेरियो समझ। आपको एक बंदा बताया जाएगा, एक आर्गुमेंट दी, मिसाल के तौर पर यार तमाम अ, मिसाल के तौर पे आप कह लीजिए, जैसे वेस्ट नहीं कहता अक्सर कि जी तमाम दहशतगर्द मुसलमान हैं, ठीक है, लिहाजा तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं।
अब आप इसमें ये एक बहस की एक बात कर दी उन्होंने, तो आप इसका जवाब किस तरह से देंगे? तो लॉजिकल रीजनिंग इस बात को वो करता है कि यार एक मिनट, इस बंदे ने ये बात की तो इसने क्या सोच के बात की? आपने सोच के पीछे की खूबी या खामी को, किसी की बहस में जो वो आर्गुमेंट यूज़ करता है, उसमें वो बात कुछ बातें अज़्यूम कर लेता है, उस असम्पशन को या उस असम्पशन की वीकनेस को या स्ट्रेंथ को या उसकी बात को तोड़ने के लिए क्या बेहतरीन जवाब दिया जा सकता है, उसको यूज़ करना है। दिस इज़ ऑल कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। अगेन जीआरई अगर कभी आपने किया इंशाल्लाह तो आप इन चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त सीखेंगे। नाउ ये सूरत-ए-हाल क्या है कि द फुटबॉल कोच एट अ गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद noticed that some of his players were frequently late to morning football practices and seemed somewhat lethargic after they did arrive. फुटबॉल प्लेयर ने नोट किया फैसलाबाद कॉलेज के कि यार प्लेयर्स लेट आते हैं और आते तो थके होते हैं। He directed his assistant coach to look into the matter. असिस्टेंट कोच को कहा, असिस्टेंट कोच ने कहा क्या किया कि रिपोर्टेड बैक कि ज्यादातर जो लेट आने वाले और लेस एक्टिव प्लेयर्स हैं वो फ्रेटर्निटीज में होते हैं कैंपस की, जो जहाँ पर अक्सर लेट नाइट पार्टीज होती हैं फैसलाबाद में। इंटरेस्ट, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। मैं आपको शुरू में कहा था, मुझे नहीं पता था इसका संभव भी कोई क्वेश्चन आएगा, बट मैंने आपको शुरू में कहा था ये निकला है सारा अमेरिका की जीआरई का जो एग्जाम होता है वहां से। तो देखिए उन्होंने कोई और फ्रेटर्निटी पाकिस्तान में तो होती नहीं है, फ्रेटर्निटी यहाँ पे यूएस में क्लब्स होती है स्टूडेंट्स के, जिसको फ्रेटर्निटी मर्दों के लिए और सोरोरिटी फीमेल्स का कोई ग्रुप होगा तो वो कहा जाता है। तो फ्रेटर्निटी और सोरोरिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ज्यादातर यूएस में है। तो और लेट नाइट पार्टी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर है। तो दैट्स व्हाई ये फैसलाबाद वाला क्वेश्चन अगर आप गौर करते हो सिर्फ कॉलेज का नाम चेंज हुआ है, किसी किताब से निकाल के कॉपी पेस्ट कर। द हेड कोच, आगे चलते हैं। द हेड कोच देन प्रोहिबिटेड ऑल ऑफ हिज फुटबॉल प्लेयर्स फ्रॉम बीइंग मेंबर्स ऑफ फ्रेटर्निटीज, मना कर दिया किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनोगे। He reported that this would ensure that his players would get to practice on time and they would have more productive practice sessions. उसने क्या क्या वजह दी कि जी मुझे अब इसका फायदा क्या होगा, मैंने बैन तो कर दिया ना, इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि लड़के सारे टाइम पे आएंगे। तो इस बंदे ने फुटबॉल को प्लेयर्स के लेट आने पर फ्रेटर्निटीज में किसी ग्रुप का हिस्सा बनने में, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने पर बैन लगाया। क्या सोचते हुए लगाया? ये सोचते हुए लगाया कि ये लड़के वहां जाएंगे, लेट होंगे, सुबह उठ आएंगे, मुश्किल होगी, तो बैन कर दो ताकि ये जल्दी सोना शुरू कर दें और हमारी जिंदगी आसान हो। ये टाइम पे आना शुरू कर दें। उसका लॉजिक आपने समझ लिया? ठीक है। अब सवाल क्या है? लॉजिक तो आपने समझ लिया। द हेड कोच रीजनिंग इज नॉट साउंड। वो कह रहे हैं नहीं, इस बंदे ने गलत सोचा। अपने तौर पे तो ठीक सोचा, लेकिन उसकी सोच में तो उसने कोई चीज कंसिडर नहीं की होगी। इसने गलत सोचा, अब ये बता रहे हैं गलत सोचा, इसका मतलब कोई चीज है। बिकॉज़ ही फेल्स टू एस्टैब्लिश, अब इसने गलत सोचा। हम कह रहे हैं इसने गलत सोचा, इसका मतलब इसने कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? वो क्या एस्टैब्लिश करने में नाकाम हो गया? क्या चीज़ उसने सोची नहीं? क्या चीज़ उसको पता ही नहीं थी? अब देखते हैं, अब ये इसके साथ क्वेश्चन को मतलब हम आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी थी, कौन-सी बात इस बंदे के आर्गुमेंट को वीक करेगी? यानी ये बंदा अभी फर्ज़ करिए डिस्कस कर रहा है आपके साथ कि मैंने इस चीज़ को खत्म, मैंने ना बैन लगा देना है। महफ़िल में बैठा हुआ कौन-सा बंदा इसको एक ऐसी बात बताएगा जिस पे इसकी बैन की जो सारी वो जो सोच होगी वो खत्म हो जाएगी, नहीं यार, बैन लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। क्या ऐसा आर्गुमेंट होगा? वो आपने देखना है। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं देन इट्स ऑलवेज़ वेरी ईज़ी कि आपको समझ आएगी कि ये क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है ना? तो अगेन इसके बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, फिर कभी इंशाल्लाह बल्कि इनफैक्ट अ, मैं एक वर्कशॉप करने जा रहा हूँ अगले 2-3 दिनों में। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, इससे इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं और आप वर्कशॉप में रजिस्टर हो सकते हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल फी। हम तकरीबन 10 घंटे की ट्रेनिंग देंगे आपको मैथ्स पर, लॉजिकल रीजनिंग पर, उसके दूसरे दूसरे क्वेश्चंस पर। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स होपफुली इंशाल्लाह। सो बहरहाल अब आ जाते हैं वापस। हेड कोच की जो रीजनिंग है उसको एक बंदा महफिल में बैठा हुआ क्या जवाब देगा कि हेड कोच कहेगा नहीं यार मैं तो गलत था, ठीक है? ही फेल्स टू एस्टैब्लिश, वो बात क्या होगी कि अ सिस्टम टू मॉनिटर हिज प्लेयर्स, भाई मॉनिटर तो आपने किया नहीं प्लेयर्स की के मेंबरशिप को, और उन पे आपने बैन नहीं लगाया और आप जुर्माने भी लगा देते। क्या ये बात कोई करेगा तो वो कहेगा कि हाँ यार सही है, वाकई बैन नहीं लगाना चाहिए।
नो, आपने उसकी जो बल्कि बात का वज़न बढ़ा दिया कि वाक़ई फ्रेटर्निटी मसला है। दूसरा, अगर कोई आपको कहे कि यार नहीं, हिज़ प्लेयर्स आर फिज़िकली बिग एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर्स। देखो, हमारे प्लेयर्स तो बड़े मज़बूत हैं और वो खुद सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो भाई वो हैं, लेकिन वो लेट आ रहे हैं ना, मसला है। लेट आ रहे हैं फ्रेटर्निटी की वज़ह से, लिहाज़ा इसको बंद कर दो। बात तो वही होगी और अगर वो वाक़ई इतने लेट इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो लेट क्यों आते हैं? तो ये वाला लॉजिक भी उसका मुँह बंद नहीं करेगा, उसको शट अप कॉल नहीं देगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर उस बंदे को कोई बताए कि हिज़ न्यू पॉलिसी विल इंश्योर दैट एट लीस्ट सम ऑफ हिज़ फुटबॉल प्लेयर्स विल गो टू बेड एट अ मोर रीज़नेबल आवर, लोग जल्दी सोएँगे। तो क्या इससे उसको शट अप कॉल मिलेगी? नहीं, वो तो कहेंगे, ये तो तारीफ़ में उसकी बात है कि नहीं यार सही कह रहा है। He faced to establish that his best football players did not belong to fraternities anyway. ठीक है? उसके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो फुटबॉल की फ्रेटर्निटीज़ का तो हिस्सा है ही नहीं। यार ये वाली बात इसमें मुझे दम लगा। मतलब एक वो कहता है मैंने बैन लगाना है फ्रेटर्निटीज़ पे। तो भाई क्यों? यही वजह है। ओ भाई तुम्हारे प्लेयर्स तो फ्रेटर्निटी का हिस्सा ही नहीं है तो क्यों बैन लगा रहे हो? तो ये इस चीज़ पे मतलब वो उसका बैन हट सकता है। उसकी दलील कमज़ोर हो सकती है। तो आई वुड गो फॉर डी। लेकिन ये को भी देखते हैं, ही फेज्ड टू एस्टैब्लिश दैट द सक्सेस ऑफ देम फ्रेटर्निटी system will not suffer if the football players are produced from becoming members. He fails to establish that the success of them fraternity system of the है ये, ठीक है, of the fraternity system will not suffer if the football players are precluded from becoming members. आप भूल रहे हैं कि आपके बैन लगाने से फ्रेटर्निटी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बंदा कह सकता है। लेकिन इसका मकसद तो फ्रेटर्निटी सिस्टम को बर्बाद करना तो है ही नहीं ना। इसका मकसद तो स्टूडेंट्स को टाइम पे लेके आना है फुटबॉलर्स को। तो ये वाली बात भी उसके लॉजिक को कमज़ोर नहीं करेगी, सिर्फ़ ये वाली कर रही है। दिस इज़ अच्छा ये क्वेश्चन्स जितने भी आप मास्टर होते हैं इसमें कहीं न कहीं गलती हो जाती है, सो मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि क्या सीन है। क्वेश्चन कौन-सा था? क्वेश्चन नंबर था 12 सो 12 का आंसर सी है, मैंने क्या लगाया है? ओके, आई वाज़ रॉन्ग हियर। तो ये कैसे सही था? ही फेल्स टू एस्टैब्लिश दैट हिज़ न्यू पॉलिसी विल इंश्योर दैट एटलीस्ट सम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स विल गो टू बेड। हाँ, देखिए ये बात मैं ज़रा ठीक से पढ़ नहीं पाया। मकसद क्या है कि लड़के जल्दी सो जाया करें, बेड बेड में चले जाया करें। लेकिन उसने इस बात को यकीनी नहीं बनाया, उसको लगा कि ठीक है फ्रेटर्निटी से निकाल दूँगा, तो ये लड़के जल्दी सोएँगे। लेकिन क्या गारंटी है इस बात की कि उसके खिलाड़ी जो हैं, वो जल्दी सोया करेंगे, इसके बाद भी? ये वाली बात उसके लॉजिक को वीक करती है, ये इतना नहीं करती। बाकी कुछ तो स्ट्रेंथन कर सो आई होप यू गॉट इट। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पर। मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को परस्यू करने के लिए लगती है। देखिए, आपने 2 चीज़ों के बारे में सुना होगा, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जवाब है इसका सीधा-साधा, ठीक है ना? याद रखिए फिस्कल पॉलिसी स्टेट जो जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक बनाती है। बल्कि मेरा जो स्टेट बैंक का इंटरव्यू हुआ था, उसमें मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फ़र्क है? और इसका फिर मैंने जवाब दिया था। The process of demutualization has recently been carried out in Stock Exchange of Pakistan under, ठीक है? ये मुझे नहीं पता क्या हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई डीम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसेस कंडक्ट किया गया है। तो आई जस्ट डोंट नो, मैं तुक्का भी लगा सकता हूँ लेकिन तुक्का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे पता नहीं कि वो ये हुआ क्या है? तो कैसे हुआ है? Legal structure of an exchange where the ownership, the management and the trading rights at the exchange vest in one person. डीम्यूचुअलाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब देखना पड़ेगा आपको। म्यूचुअल होता है बाहिमी, तो डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब है सेपरेट कर देना, ठीक है ना? लफ्ज़ पे गौर करें। कभी-कभार हमें नहीं भी पता होता तो हम सही गेस लगा सकते हैं। तो सेपरेट कर देना, बाहमी ना करना, अलग-अलग कर देना। जैसे घर में म्यूचुअलाइजेशन होगी कि सारे बंदे अपनी-अपनी एक ही सब बंदे एक ही पत्ती के डब्बे से पत्ती चाय पीते हैं। लेकिन डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब है कि हर बंदा अपनी-अपनी पत्ती अलग रखेगा। तो लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सचेंज वेयर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एट द एक्सचेंज आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम वन अनदर। यस, ये हो सकता है। वेस्ट इन वन पर्सन, एक ही बंदे को सब कुछ दे दो, नहीं भाई ये तो नहीं है। The legal structure in exchange where the ownership and trading rights in exchange are segregated from one another. अच्छा जी।
ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये तो वैसे भी कंपनीज में होती है ना, तो सेग्रीगेशन तो है ही है। तो लीगल स्ट्रक्चर वेयर द ओनरशिप एंड ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द एक्सचेंज आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम वन अनदर, ये हो सकता है, इसका ज्यादा चांस है। The legal structure of exchange where the ownership, the management and the trading rights at the exchange rests only with company. नहीं नहीं, ये mutualization ये नहीं है, तो ये मुझे लग रहा है 14 का सी है। I'm not quite sure 14 का ए है, हो सकता है भाई, I don't know. Legal structure of exchange where the ownership and management at exchange are segregated from one another. मुझे चूंकि पता ही नहीं था कि ये हुआ क्या है, क्या सीन है, तो I don't know. बट कहीं ना कहीं हम लोग, मैंने कहा था ना सेग्रीगेशन, तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे थे और इन दोनों में से किसी एक ने होना। In Pakistan, Apex regulator of insurance sector is ये basically Securities and Exchange Commission of Pakistan होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस नाम का तो कोई इदारा है ही नहीं। ये देखिए, ये अच्छा, ये ट्रिकी है, ये इसका मकसद ये था कि लोग इस पर निशाना लगाएं जिनको नहीं आता, लेकिन जिनको पता होगा ना, इनको पता होगा कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है। Which of the countries is a member of BRICS? BRICS बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। सो ब्रिक्स, ये तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन, विच आर द कंट्रीज द मेंबर। अच्छा, बाजू का तो होता है नॉट द मेंबर, तो ख्याल रखना है, ठीक है। ब्रिटेन, क्यूबा, चाइना, चाइना मेंबर है, तो ये आंसर है हमारा। हु इज द करंट, अच्छा ये साउथ कोरिया ट्रिकी था, अक्सर लोग भूल जाते हैं साउथ कोरिया था कि साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, तो ये जानबूझ के उन्होंने दिया। Who's the current Minister of Information Culture in Punjab? फयाजुल हसन चौहान थे, जहां तक मुझे पता था, बट मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए 6-7 महीने हो गए, तो आई डोंट नो। 17 को चेक कर लेते हैं। सी, मैंने क्या जवाब दिया है? अच्छा, सैयद सुलेमानी अली बुखारी, साम अली बुखारी, ठीक है, आई डोंट नो, मैंने कहा मुझे पाकिस्तान छोड़ी वर्षा हो गया, आई डोंट नो। What are the two main types of banking? कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग एंड बैंकिंग है। अच्छा, कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो सकता है और बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, ठीक है ना। कमर्शियल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, अगर देखिए यहाँ होता है ना ट्रेडिशनल बैंकिंग, तो मैं कहता हाँ, ट्रेडिशनल बैंकिंग अलग है, इस्लामिक बैंकिंग अलग है। इस्लामिक बैंकिंग भी कमर्शियल बैंकिंग की एक किस्म है ना, तो ट्रेडिशनल और इस्लामिक अलग अलग टाइप हो सकती है कमर्शियल बैंकिंग की, बट कमर्शियल और इस्लामिक नहीं। सेंट्रल और कमर्शियल यस हो सकता है काफी स्ट्रांगली, मैं इसके ऊपर भी गौर करूंगा। एंड सेंट्रल और इन्वेस्टमेंट नहीं। टू मेन टाइप्स ऑफ बैंकिंग, टू मेन टाइप्स ऑफ बैंक्स अगर हम कहें ना, तो एक सेंट्रल बैंक होता है जो चलाता है, कमर्शियल बैंक उसके अंदर आते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। बट सेंट्रल बैंक एक ही होता है, कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होते हैं, तो सेंट्रल बैंक बाकायदा कोई बैंकिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांचिंग नहीं है। अगर हम देखें तो बैंकिंग के बारे में बात करें, बैंक्स की टाइप्स की बात नहीं हो रही, बैंकिंग की टाइप्स की बात हो रही है, तो आई डोंट नो, आई वुड गो विद ए 18 में, ए 18 में ए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी एक टेक्निक है कि आपने ना एलिमिनेट करना है और फिर आपने सोचना है उसके बारे में। इनफैक्ट अभी भी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को वाइंड अप करूँ, बट लाइक अगर मैं रियल में पेपर दे रहा हूँ, तो मैं जो जिनको मैं गेस नहीं कर पा रहा, मैं उनको वहीं पे छोड़ दूंगा, मैं बाद में दोबारा इंतजार करूंगा, तो मैं शायद बेहतर आंसर दूंगा। इनफैक्ट आई ऑलवेज डू दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉयकॉटेड ओआईसी मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स 2019? ये पाकिस्तान ने ओआईसी की मीटिंग का बॉयकॉट किया था, मुझे याद नहीं क्यों किया था, कोई वजह थी, कुछ कश्मीर स्पेसिफिक इशू था, इंडिया को बुलाया था मेरा ख्याल, हाँ इंडिया को भी शामिल किया गया था ओआईसी में, तो शायद पाकिस्तान ही था, पाकिस्तान ही था वैसे, 19C, यस, सो दिस वाज राइट। अब वैसे ये नहीं होना चाहिए इतने पुराने सवाल, लेकिन ये आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक्य था, सबको पता था। मेच्योरिटी ऑफ अ लोन वेरीज फ्रॉम 1 to 10 years is considered as long term, short term, medium secured basis। अब चलो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना, शुरू से बिल्कुल निकाल दें, लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम। अब प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा लड़ानी है, जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनका सबको पता है कि वो लेस देन 1 year, लेस देन 1 year। लॉन्ग टर्म के बारे में, अच्छा मीडियम और लॉन्ग टर्म के बारे में ये लोग अक्सर लोग कहते हैं कि यार 1 से लेकर 5 साल,
ठीक है? और फिर इसका मतलब लॉन्ग जो है वो 5 से आगे, 5 से 10, 5 से 20। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं नहीं, ये 1 से लेकर 10 साल भी हो सकता है, 5 से 20 भी हो सकता है। मतलब ये बहुत कॉमन है। लेकिन अब देखिए ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो गया, लेकिन अब आप देखिए इसमें मेन चीज़ है 1 साल से ज़्यादा है तो डेढ़ सवा साल भी हो सकता है, तो इसका मतलब फिर हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं कहेंगे, मीडियम टर्म नहीं कहेंगे, फिर हम दूसरी फिलॉसफी पे जाएँ जो अ, 10 साल के बाद को लॉन्ग टर्म कहते हैं। 20 का जवाब जो होगा वो तो ए होगा। यस, 20th का सी है? हाँ, सॉरी मैं लॉन्ग टर्म पे गलत वो कर गया, मैं मीडियम टर्म की बात कर रहा था, जो मैंने डिफाइन भी की है। तो मीडियम टर्म आप इसको कंसिडर करेंगे। The Prime Minister of Pakistan Imran Khan allows registered Afghan refugees to open bank accounts in Pakistan on which date? अल्लाह जानता है, बहुत ही फज़ूल सवाल है। इसका सवाल ना आना चाहिए, ना सोचना चाहिए, ना पूछना चाहिए और इसमें मुझे आते भी नहीं, एटलीस्ट मेरी बारी में नहीं आए थे। सो डोंट वरी अबाउट इट। और एक आध इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब होता क्या है सारे स्टूडेंट को फोकस डेट्स भी याद करें, डेट्स भी याद करें। यार डेट्स वाला एक सवाल आया ना, बाकी कितने सारे थे? तो इस एक डेट्स याद करने के चक्कर को छोड़ दो कि मुझे डेट्स नहीं आती, डेट्स याद करता रहूँ, उसको फोकस करो, इसको गोली मारो। 1, 2, 3 सवाल गलत हो जाएँगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बाकी मतलब 30 में से 27 नंबर बाकी हिस्से में ले सकते हो वो तो लो ना। सो दिस इज़ इट। आई होप कि थोड़ी-सी हेल्प हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।